पार्टी के जो संरक्षक हैं मुलायम सिंह यादव, उन्होंने की थी वर्ष 2005 में। इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की कवायद नई नहीं है, ये करीब 2 दशक से जारी है। एसपी और बीएसपी सरकार में भी इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला लिया गया था। हालांकि शुरुआत में बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसका विरोध जरूर किया था, लेकिन बाद में जब उनको लगा नहीं विरोध नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन्होंने भी इसको आगे बढ़ा दिया केंद्र सरकार को इसे एसटी में शामिल करने के लिए, लेकिन तब भी बात नहीं बन सकी थी। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के क्या मायने हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको सुना देते बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के उन बयानों को कि उनका क्या कुछ कहना है। सरकार का कोई भी वकील और सरकार की पैरवी जब ढीली पड़ी, तो ऐसे में उच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर तो कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, जिस तरह से धर्म के आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है समाज का, पूरी तरह से यह जब हर चीज निजी हो जाएगा तो आप आरक्षण किस बात का लेंगे, कहां आरक्षण लेने जाएंगे। सरकारी नौकरियां तो समाप्त हो गई। 22 लाख आवेदन आए थे, 7 लाख लोगों को 2014 से अब तक नौकरी मिली। 83% लोगों के आय घट गई है इस देश में। एक्साइज ड्यूटी 13 बार बढ़ाई जा चुकी है इस देश में। राज्यों की स्थितियां केंद्र सरकार सब अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां उनकी स्थिति ठीक है। बाकी जिन राज्यों में और दलों की सरकार है उनको किसी न किसी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो यह सरकार की मंशा है कि आरक्षण धीरे धीरे करके इस देश में समाप्त हो जाए। सरकार की जो मंशा थी वो मैं समझता हूँ साफ थी। अब कोर्ट का जो फैसला आया है, इससे टिप्पणी करना मैं उचित अभी नहीं समझता हूँ। हमारे बड़े जो नेता हैं इस पर विचार करेंगे और जो हाई कोर्ट का फैसला होगा, मैं समझता हूँ कोर्ट के फैसले को हम सम्मान उसका करते हैं। लेकिन जो पिछड़ों में जो दलित समाज में जो दलित भेजे गए थी, ये कितनी 18 जातियाँ 17 जातियाँ, उनको उनकी दलितों जैसी स्थिति थी, ये निश्चित तौर से है। और अब चूँकि कोर्ट का फैसला है, इस पर कोई टिप्पणी न करके अभी तो हमारे जो बड़े नेता हैं वो अपना विचार करेंगे और जो इस पर जो उनकी सोच होगी और जो पार्टी की लाइन होगी और जो उनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ पहुंचाया जा सकता है, उस पर विचार किया जाएगा। हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर हमारे पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर का क्या कुछ कहना, आपको वो भी सुना देते को एक माला का रूप देकर मुलायम सिंह यादव ने उनके संघर्ष की जो सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी, आज उसका निर्णय आया है। हाई कोर्ट ने 17 जातियों को, 17 उपजातियों को, जो ओबीसी जातियां थी, उनको एससी का दर्जा देने वाला नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। निश्चित तौर के ऊपर अगर हम जातिगत राजनीति की बात करें तो ये एक बड़ी घटना उत्तर प्रदेश की राजनीति में साबित हो सकती है। लेकिन अफसोस, जिस मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे को गर्म किया, इस मुद्दे को बनाया और इस मुद्दे को सदन तक पहुंचाया, आज उस पार्टी का जो कार्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो खामोश है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा है कि जो इस मुद्दे पर अपनी राय रखे, अपनी बात को करे। यहाँ पर शून्य है, समाजवादी पार्टी में शून्य है और ये शून्य समाजवादी पार्टी के लिए आने वाले वक्त में कि जो राजनीति में शून्य स्थापित होने जा रहा है, उसकी तरफ क्या आईना भर है, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ में कैमरा पर्सन जैदी के साथ के न्यूज़ के लिए शबी हैदर। तो ये जो 17 जातियां हैं लंबे वक्त से अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों ने इनको कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, इन्हें एससी में शामिल करेंगे, लेकिन कहते हैं घाट के 3 पात, वो स्थिति इस वक्त है। लेकिन जो हाईकोर्ट का फैसला है वो उसके मायने क्या हैं, इस चर्चा में इसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ लोटन राम हैं, निषाद नेता हैं, इसके अलावा राजेश पासवान हैं, दलित चिंतक हैं। आप दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हमारे कार्यकारी संपादक शांतनु चैतन्य भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत लोटन राम जी आप ही से करेंगे। लंबे वक्त से इसकी कवायद चल रही है, 17 उपजातियां ये ओबीसी की हैं जिन्हें एससी में शामिल किए जाने की बात कही जाती है और तमाम जो बड़े नेता हैं इसको लेकर सड़कों पर लड़ाई भी लड़ते हैं। लेकिन ये जो फैसला आया है, कहा जा रहा है कि श्री राम और निषाद राज जो हैं इनकी मित्रता टूट सकती है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? लोटन राम जी। देखिए सर, यह लड़ाई 2001 में शुरू हुई थी और 2004 में 10
10 मार्च 2004 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव ने मल्लाह, केवट बिन धीवर कहार, गुड़िया तुरहा माझी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा था। और यह मुद्दा जो है राजनीतिक दलों के लिए जो है कि दुधारू गाय की तरह हुआ। मुलायम सिंह यादव जी ने 10 नवंबर 2005 को निषाद, मल्लाह, केवट बिन धीवर कहार, राजभर प्रजापति जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना भी जारी कर दिए। और 20 दिसंबर 2005 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ ने स्थगित कर दिया था। लेकिन यह लड़ाई फिर नए सिरे से जारी हुई जब उत्तर प्रदेश में मायावती जी की सरकार बनी। तो उन्होंने जो केंद्र सरकार के पास जो है मुलायम सिंह यादव जी की सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, उस प्रस्ताव को उन्होंने पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में 30 मई 2007 को उन्होंने वापस मंगाने का निर्णय लिया और 6 जून 2005 को उन्होंने वापस भी करा 7 को वापस भी करा लिया। लेकिन राष्ट्रीय निषाद संघ या आरक्षण की अगर बात किया जाए तो चौधरी लोटाराम निषाद आपका भाई जो है मल्लाह, केवट बिन धीवर कहार के अनुसूचित जाति में शामिल करने की लड़ाई का सूत्रधार रहा है। लेकिन लोटन राम जी, बाद में बीएसपी की जो सरकार है मायावती ने इसका आरक्षण बहाल किया था और एससी का कोटा, क्योंकि उस वक्त तो ना ओबीसी के दायरे में थे ना एससी का लाभ मिल रहा था, वो बीच मझधार में थे। तो मायावती ने उनको ओबीसी कोटा बहाल किया था और एससी के लिए केंद्र सरकार को भेजा था और ये भी कहा था कि अखिलेश सरकार ने तो ये भी कोशिश नहीं की। तो ये कह सकते हैं चाहे वो बीएसपी हो, चाहे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, सबने कोशिश की है कहीं ना कहीं इनका फायदा उठाया जाए। मायावती जी ने 4 मार्च 2008 को उन्होंने प्रधानमंत्री के नाम अर्धशासकीय जो है प्रस्ताव भेजते हुए मल्लाह, केवट बिन धीवर कहार, गुड़िया तुरहा, बाथम माझी, रायकवार, राजभर, कुमार प्रजापति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का उन्होंने विधिवत प्रस्ताव भी भेजा। लेकिन केंद्र की सरकार ने उस मुद्दे पर गंभीर नहीं हो पाई। मैं भी कांग्रेस पार्टी के आगे पीछे घूमता रहा और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, मैं सोनिया गांधी जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, उनके माध्यम से मैं प्रयास करता रहा। और यहाँ तक कि तत्कालीन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री मीरा कुमार जी से सोनिया गांधी जी के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने जो है शास्त्री भवन में मेरी मीटिंग कराई। 2.5 घंटे की मीटिंग हुई थी जी। मैं विद डॉक्यूमेंट्स विद एविडेंस वहां उपस्थित भी था और दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैडम लोटाराम निषाद ने के सामने आपने जो प्रश्न किया उसका लोटाराम ने जवाब दिया, ये बताइए कि अब निषाद, मल्लाह, केवट को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगी कि नहीं। उन्होंने कहा देखिए हमको ये नहीं है, लोटाराम तो अनुसूचित दलित बनना चाहते हैं लेकिन दलित नेताओं पे ये टिप्पणी करते हैं। वो बातें आया राम गया राम हो गई। जब 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी तो इन्होंने जो है कि 16 फरवरी जो है कि जब अधिसूचना जारी होने वाली थी चुनाव की, उससे ठीक पहले अखिलेश यादव ने यह प्रस्ताव पास किया था। आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ और भी खास मेहमान हैं, दलित चिंतक है राजेश पासवान जी। राजेश जी, कैसे देखते हैं आज हाईकोर्ट का जो फैसला है, आखिर क्या जरूरत है ओबीसी से लोगों को एससी में शामिल किए जाने की? देखिए, इस फैसले के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा और मैं बहुत बेहतरीन स्कॉलर है लोटाराम निषाद जी, उनको मैं नमस्कार भी करना चाहूंगा। बहुत जुनूनी और बहुत जेन्युइन इंटेलेक्चुअल भी हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। लेकिन इन सब राजनीति मैं बताना चाहूंगा कि जो दलित जातियों में एससी में शामिल करने वाली जो राजनीति है और एससी के बीच में विभेद करने वाली जो राजनीति है, इन सबका मकसद दलित समाज को या उस जिसको शामिल करें उनको फायदा पहुंचाना नहीं होता, बल्कि उनके इमोशंस को जागृत करके उनको अपने पाले में करने का काम किया जाता है। यूपी में माननीय मुलायम सिंह जी में हुआ ये, बिहार में महादलित के बीच में बंटवारा करके नीतीश कुमार जी ने उसके बीच की एकता को तोड़ने का काम किया। तो मंशा यह नहीं होती है कि हम किसको फायदा पहुंचाएं, मंशा ये होती है कि जो कंसोलिडेटेड वोट बैंक है उसमें कैसे विभाजन किया जाए और कुछ जातियों के इमोशंस को जागृत करके उनको कैसे अपने पाले में लाया जाए और दूसरे को कैसे विभाजित किया जाए। और यही हुआ, इमोशंस दोनों में बंटवारा हुआ। और जैसा समाजवादी पार्टी का पिछली
दौर में जो उनकी प्रवृत्ति थी कि दलित वर्सेज ओबीसी को करने में वो महारत हासिल हुई उनको, और वो उनकी अपनी राजनीतिक लड़ाई थी, सपा बसपा की लड़ाई थी। लेकिन एक मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, आरक्षण जो है एक साधन है, वह साध्य नहीं है। वो साधन है जो समाज में हाशिए पर रह गए लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने का, लेकिन सिर्फ आरक्षण दे देने से ही वो सारी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। वो उसका अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा पहले के वक्ता जी ने कहा कि सारे क्षेत्र निजीकरण में जा रहे हैं, सारी नौकरियां खत्म की जा रही है, मैन पावर सप्लायर के द्वारा सारी नौकरियों को निजीकृत किया जा रहा है। तो आरक्षण से हम इमोशनली तो अटैच कर लेते हैं, लेकिन उसका वास्तविक लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लोटन राम जी लगातार इस मसले को उठाते रहे हैं। बहुत लोग तो बिल्कुल मसला निजीकरण यह को भी है, लेकर बहुत लोगों की मसला राय कि जो है उसको निजीकरण लाभ से होना जो भी चाहिए। फायदा लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इसके पक्षधर भी हैं, उस पर भी कई तरह के मतभेद हैं। आपके पास सर लौटेंगे, हमारे साथ शांतनु जी बने हैं। शांतनु जी, आपकी राय समझना चाहेंगे आज का जो फैसला है कितना मायने रखता है और राजनीतिक मायने जो हैं वो कितने ज्यादा इसमें है? देखिए शैलन जी, मैं अपनी बात मैंने 2 लाइनें लिखी थी बहुत पहले जी, उससे शुरू करना चाहूँगा कि रब बदल जाते हैं ज़रूरत देख के, रब बदल जाते हैं ज़रूरत देख के, तबर्रुक भी बढ़ता है सूरत देख के। तो वही हाल है कि जहाँ जिसकी ज़रूरत है उसको उस कैटेगरी में शिफ्ट करती हैं राजनीतिक पार्टियाँ। वो लोगों को नहीं देखती, वो लोग के रूप में एक वोट बैंक को देखती हैं, वो जाति को नहीं देखती, वो वोट बैंक को देखती हैं। वास्तविक उन्नयन कहाँ हो रहा है? वास्तविक उन्नयन मैं नहीं देखता हूँ। जो मजदूर है वो बरसों से उसके बेटे भी मजदूरी करते हैं, और जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया और जिनका उन्नयन हो गया आर्थिक, उनके ही बच्चे आगे चल के आगे बड़े मुकाम हासिल करते हैं। तो मेरी तो सरकारों से एक दरख्वास्त है कि एक कास्ट, रिजर्व्ड कास्ट पेडिग्री सिस्टम डेवलप करें देश के अंदर, जिसमें एक पूरा डेटाबेस तैयार हो कि जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया है 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी तक, उसके बाद उन पर ध्यान दिया जाए जो आरक्षण का लाभ रिजर्व्ड कैटेगरी में होने के बावजूद नहीं ले पा रहे हैं। तो ये एक बहुत अहम मसला है। सिर्फ वोट बैंक की तरह ना देखें जातियों को वोट बैंक ना माने, उसको उनके वास्तविक उन्नयन के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। बिल्कुल। और चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जब इलेक्शन का वक्त होता है तमाम बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और इलेक्शन के बाद उन वादों को भुला दिया जाता है या फिर जानबूझ के ऐसे किया जाता है ताकि दोबारा जब इलेक्शन आए तो हम लोगों का जो विश्वास है वो जीत सकें। लेकिन आखिरकार जो लोगों की जो आंदोलन है, जो उनकी चीज़ें सामने आती हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। एक ब्रेक का वक्त है, बहुत जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ और इसके राजनीतिक मायने और इस फैसले का असर आने वाले वक्त में कितना पड़ेगा उस पर भी बात करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर होती है जहां माहिर नहीं किसी से कम, दर्शकों का स्नेह और प्रेम हमें लाया आपके और करीब। के न्यूज इंडिया अब टाटा स्काई यानी टाटा प्ले के चैनल नंबर 532 पर। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। मस्त 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 है, बड़ी मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट, और टेस्ट में बड़ी मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करें हाईकोर्ट के उस फैसले की जिसमें तीनों ही नोटिफिकेशंस को रद्द कर दिया गया है। जो 17 ओबीसी की जातियां थी उनको एससी में शामिल किए जाने की बात लंबे वक्त से की जा रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया है। अब इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं इसका फायदा उठाती चली आ रही। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। वापस हम जो हमारे साथ लोटन राम निषाद हैं, ओबीसी के बड़े नेता कहे जाते हैं। लोटन राम जी, जैसा कि ब्रेक से पहले हमारे कार्यकारी संपादक शांतनु चैतन्य जी ने कहा कि आरक्षण के बहाने लाभ पहुंचाने से बेहतर तो यह है कि आप कैटेगराइज कीजिए, सर्वे कराइए। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका है उनको उस दायरे से बाहर कीजिए, और जिनको लाभ नहीं मिला है उनको लाभ पहुंचाइए। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे हम देखते हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी के हो चाहे ओबीसी कैटेगरी के हो, उनको लाभ मिलता है, वो बड़े बड़े ओहदों में शामिल पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े सिविल सर्विस में लोग काम करते हैं, उनके बच्चे भी सिविल सर्विस में काम करते हैं, एक सशक्त हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो उनके समाज के बाकी लोग हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। क्या अब ऐसे लोगों को कैटेगराइज करना चाहिए जिनकी सालाना इनकम ज्यादा है, चाहे ओबीसी के हो चाहे वो एससी के हो? लोटन राम जी। आदरणीय शैलेंद्र चौहान भैया, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। और राजेश पासवान जी ने जो इस मुद्दे पर टिप्पणी किया है, मैं उसका भी स्वागत करता हूं। जैसा उपवर्गीकरण की बात हो रही है, मैं कोई ये नई बात नहीं है। एक बात, मैं राजनीतिक रूप से जो आज हाईकोर्ट का निर्णय आया है, मैं संतुष्ट हूं, इसलिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर निषादों, मल्लाह, केवट बिन, धीवर कहार, गुड़िया तुरहा, बाथम माझी को बरगलाती रही है कि आप ही लोग राम के परम भक्त हैं, राम की गाढ़े समय में आप लोगों ने मदद किया। अब तो भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है उजागर हो गया, क्योंकि उसके एडवोकेट जनरल ने कहा उच्च न्यायालय में आज बहस हो रही थी कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार का जो लिखित जवाब आया है उसको लिखित में कोट करिए, यानी कि मैं अधिसूचना को वापस लेता हूं। मैं जानना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ से कि जब वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा से सांसद थे तो वह कहते थे कि मल्लाह केवट बिंद जो है कि सामाजिक शैक्षिक आर्थिक रूप से अति विपन्न है, बहुत पिछड़े हैं, इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। तो आज तो भाजपा की उत्तर प्रदेश और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है, तो अगर इनकी भावना वास्तव में राम भक्तों के प्रति सकारात्मक सोच है, तो आज मल्लाह केवट बिंद कश्यप धीवर को अनुसूचित जाति में शामिल करने में देरी क्यों? क्या लंदन, पाकिस्तान और अमेरिका में सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति में शामिल करेगी क्या? ठीक है लोटन राम जी, ठीक है सर, समय कम है हमारे पास, लेकिन लोटन राम जी हम ये माने कि जो फैसला है आने वाले वक्त में, क्योंकि इलेक्शन भी बहुत नजदीक है, 2024 दूर नहीं है, उसके पहले ये जो फैसला है एक बड़ी आवाज में साबित होगा, या फिर से राजनीतिक पार्टी, चाहे कोई पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, सभी राजनीतिक पार्टी फिर से कोशिश करेंगी इनको लुभाने की? देखिए, अब तो सारे दलों की कलई खुल गई है। कांग्रेस ने भी 2007 के विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में इस मांग को शामिल किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 2012 में शामिल किया। बसपा ने भी 2008 में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा। लेकिन ठीक है लोटन राम जी, पता है, सबको पता है बात, लेकिन अब ये जो 17 जातियां कहां जाएंगी तो राजनीतिक पार्टी जो राज्य सरकार है, जो केंद्र सरकार है, या फिर जो विपक्ष में है, अगर सभी की कलाई खुल गई है तो उनके पास रास्ता फिर क्या है? हमारी तो देखिए स्पष्ट मांग रही है, हम अनुसूचित जाति में शामिल होने की मांग नहीं कर रहे थे। ठीक है, हमारी मांग यह थी कि जो राष्ट्रपति की प्रथम अधिसूचना 10 अगस्त 1950 को जारी हुई थी, तो मझवार, तुरैया, गोंड, खरवार जाति अनुसूचित जाति में शामिल थी, और मल्लाह, केवट बिंद, धीवर कहार, गुड़िया तुरहा, बाथम माझी, रायकवार, उसी तरह से इनकी पर्यायवाची जातियां। ठीक है सर, समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है सर, समझ गया कि पर्यायवाची जातियां। ठीक है सर, समय कम है हमारे पास। राजेश पासवान जी कैसे देखते हैं कि ये जो फैसला तो सुना दिया गया है, लेकिन इस फैसले का असर आने वाले वक्त में जरूर नजर आने वाला है? राजेश पासवान जी, ठीक है सर। लोटन राम जी, वक्त कम है हमारे पास, लास्ट कमेंट लेंगे राजेश पासवान जी से। मैं इससे सहमत हूं कि जो भी 17 जातियां हैं उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है,
और उनके लिए सरकारों को विशेष प्रावधान करने की जरूरत है। लेकिन सरकारों के पास बहुत सारे स्रोत होते हैं, बहुत सारे दायरे होते हैं। कई जगहों पे जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बाद 50% लिमिट भी खत्म हो गई है, तो राज्य सरकार को ये करना चाहिए कि सभी जातिगत जनगणना करके और जिसकी जितनी भी जातियों की जनगणना है वो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे मित्र ने कहा कि आरक्षण का लाभ जिनको मिल गया उनको अगली पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। उन मित्र से मैं पूछना चाहूंगा कि जो सामान्य कैटेगरी में अगर सामान्य परिवार का एक व्यक्ति आईएएस हो गया तो क्या अगली पीढ़ी को आईएएस नहीं बनने देगा वो, या अगर एक प्रोफेसर होगा तो अगली पीढ़ी को प्रोफेसर नहीं बनने देगा? सामान्य वर्ग अपने लिए अलग नियम कानून रखता है, आरक्षित वर्गों के लिए दूसरे किस्म के नियम कानून की बात करता है। यदि सामान्य वर्ग ये नियम मानने को तैयार हो जाए कि एक आईएएस के बेटे को आईएएस नहीं बनेगा, तो आरक्षित वर्ग के लोग भी ये नियम मानने को तैयार हो जाएंगे कि उनका आईएएस का बेटा। ठीक है, समय कम है, लास्ट कमेंट हम शांतनु जी से लेंगे। शांतनु जी, हम चाहेंगे एक आपकी क्या राय है, और जैसा कि राजेश जी ने कहा हम चाहेंगे उसका जवाब भी अब दें। राजेश जी देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि मैं आर्थिक उन्नयन की बात कर रहा हूं। अगर वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो नहीं होता है तो निश्चित रूप से उस जाति को लाभ मिलना ही चाहिए, उस परिवार को लाभ मिलना चाहिए। लेकिन अगर आर्थिक उन्नयन हो चुका है, वो पूर्णतया समृद्ध हो चुके हैं, तो मैं उसी जाति के दूसरे व्यक्तियों को लाभ मिले ये सुनिश्चित कराना सरकारों का काम है। मैं ये बात कर रहा हूं, शायद कुछ समझ का फेर हो गया। और दूसरी बात ये जो परंपरा है वो 1936 में अंग्रेज डाल गए थे। अनुसूचित जाति अध्यादेश 1936 में आया था और वो उस समय भी उनको फायदा दिखा था, इसलिए ये अध्यादेश लाया गया था। अनुसूचित जातियों को सिर्फ वोट बैंक के लिए देखा जाता है। तो ये राजनीतिक दलों को देखना चाहिए कि अनुसूचित जातियों को वास्तविक रूप में लाभ मिले, सिर्फ वोट बैंक के तौर पे उसको ना आंकें। बिल्कुल, वोट बैंक के तौर पे ना देखें, वो कैसे सशक्त हो सकते हैं बाकी जो तरीके हैं उनके जरिए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हम बात कर रहे थे हाईकोर्ट के इस फैसले की, जिसका अब असर आने वाले वक्त में देखा जाएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इस वक्त बीजेपी के नेता पीयूष गोयल के आवास पर पहुंचे गणेश चतुर्थी के मौके पर। एकनाथ शिंदे शिवसेना के कैबिनेट मिनिस्टर सरकार तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास पर पहुंचे हुए हैं। गणेश चतुर्थी का ये मौका है और आप देख सकते हैं आरती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, गणेश चतुर्थी के मौके पर पहुंचे, आरती भी की। और लोगों का अभिवादन स्वीकार करते भी नजर आए हैं। सीधी तस्वीरें केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास से। और अभी के लिए आपसे लेंगे इजाजत। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।